हेलो टू ऑल। 20 मार्च 2022 को केमिस्ट्री ओलंपियाड का पार्ट 1 और पार्ट 2 पेपर हुआ है। और आप जैसे सभी को पता है कि इस बार पार्ट 1 पेपर कंपेरेटिवली लास्ट ईयर के कंपेयर किया जाए तो थोड़ा आसान पेपर था, और पार्ट 2 पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इट माइट पॉसिबल कि पार्ट 1 पेपर में कट ऑफ थोड़ी हायर रहे, एंड आई थिंक कि पार्ट 2 के लिए क्वालिफाई होने के लिए रफली यू कैन एज्यूम कि 75 मार्क्स के करीब होने चाहिए दिल्ली में। तो पार्ट 1 पेपर हम डिस्कस करते हैं और उसके आंसर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था जिसमें आपको CFSE के बारे में पूछा है, 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो इसमें इरिडियम आप देख सकते हो कि 5D ग्रुप का चला गया है। तो 5D में आप कह सकते हो कि स्प्लिटिंग हमेशा ही ज़्यादा होती है, CFSE की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज है उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी टेट्राहेड्रल की बजाय, तो जिंक सबसे कम होनी चाहिए यहाँ पर। कोबाल्ट पे +3 अगर चार्ज है तो उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो इन सबको बेस मान के आप अगर आंसर देना चाहेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं कि बड़ा आसान क्वेश्चन था। इसमें जो केवल R पार्ट है, ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, यही नॉन पोलर होगा, इसी का डाइपोल मोमेंट 0 होगा, बाकी सब में कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। तो उसको बेस मान के आप आंसर कर सकते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है कि भी 5 स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो हाफ लाइफ आपका जो है ना, टोटल कंप्लीशन टाइम का 50% नहीं है, बल्कि किसी कंपाउंड के हाफ होने का टाइम है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी और रेट ऑफ रिएक्शन सेम नहीं होता, और एक्टिवेशन एनर्जी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो यूनिमोलिकुलर भी हो, तो इसमें खाली स्टेटमेंट 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम क्रोमेट में हम देखें, दोनों में ही चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर है, और डी ट्रांजिशन इनमें नहीं पॉसिबल है क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल आपका गैसीय स्टेट का काइनेटिक थ्योरी पे था। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। और जो एवरेज वेलोसिटी है वो मोलर मास पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। तो चूंकि यहाँ पर मोलर मास भी डबल था और साथ साथ में टेम्परेचर भी डबल हो गया, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, तो वो दोनों सेम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है एक 1,4 एडिशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि जो बी वाला ऑप्शन है, इसमें अगर आप ये देखो कि यहाँ पर CH3 है और 2 कीटो ग्रुप यहाँ पर है, और तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और ये आपका कंपाउंड जो है 1,4 एडिशन दिखाएगा, क्योंकि इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हो। तो इन दोनों के एडिशन से 1,4 एडिशन के बाद में और फिर टोटोमराइज होने के बाद में आपकी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगी। मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ, CH3 ये यहाँ पे हो गया है, तो ये आपका 1,4 एडिशन के थ्रू ये हो जाएगा। ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड में फिर से अब बेस आप लोगे, CH2 नेगेटिव यहाँ पे बनेगा आपकी बार, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा इस कीटो ग्रुप पे, और फिर इसको हीट करोगे तो पाई बॉन्ड यहाँ पे दोनों के बीच में आ जाएगा, तो ये आपका कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिल जाएगा। तो इसको माइकल एडिशन भी बोलते हैं। 1,4 एडिशन को हमने क्लास में कई बार डिस्कस किया हुआ। तो माइकल एडिशन फॉलोड बाय इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ये यहाँ पर मैकेनिज्म है। अच्छा, यहाँ पर जो पहला स्टेप है इसमें एल्डोल और केनिजारो दोनों का यूज किया हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में पहले यहाँ से प्रोटॉन निकला और इसने फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक किया। तो पहले स्टेप में आपका ये पार्ट हो गया, यहाँ पर CH2OH आ गया। इसके बाद आप इसमें केनिजारो करा दो। आप केनिजारो जब कराओगे तो इसमें चूंकि फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस में मेंशन किया हुआ है, तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पार्ट रिड्यूस हो जाएगा, तो इधर वाला ये जो है ये भी CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट मिल गया आपको 2,2-डाइमिथाइल 1,3 प्रोपेन डाइओल। ये क्वेश्चन सिंपल एक मोल कॉन्सेप्ट का था। इसमें थोड़ी सी गलती खाली ये हो सकती है कि इन्होंने मोलिकुलर मास जो है वो एसिड का पूछा है, उसके सोल्ट का नहीं पूछा।
तो रेशियो लेकर आप कैलकुलेट तो इसको आसानी से कर लोगे, पर एक मिस्टेक ये कर जाओगे कि यहाँ पर आपको पोटेशियम का जो वेट होता है वो 39 होता है, तो पोटेशियम की जगह H रिप्लेस करना है। तो पोटेशियम से कैलकुलेट करोगे तो आपका 194 आएगा, लेकिन उसमें से 38 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी कि आपका 76 इसमें से और माइनस कर दो आप, तो 76 सॉरी 38 74 माइनस करोगे, लेटेस्ट मतलब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसका आंसर 194 आप नहीं करोगे, 118 इसका आंसर करोगे। ठीक है, ठीक है, 76 माइनस करोगे वो आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट था यहाँ पर आपको जो पूछेगा डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो वहां पर केवल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही हो सकता है, तो इसका ऑप्शन 1 और 4 होगा। नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का आसान क्वेश्चन था, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर इसमें डी आएगा। ये रिएक्शन आपको एसिटल फॉर्मेशन की है कि पहले ये रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर हेमी एसिटल बन जाएगा एसिडिक मीडियम में। होगा क्या कि ये जो OH है या आप कह सकते हो O- है, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा यहाँ पर, और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके हेमी एसिटल बनेगा, और उसके बाद में हेमी एसिटल एसिडिक मीडियम में एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये एसिटल वाला पार्ट सी होना चाहिए। कुछ लोगों को डाउट इसमें हीट पे हो गया है, पर देखिए एसिटल बनाने के बाद में वो केमिकली स्टेबल है, तो आप उसको हीट करके मतलब ये कंपाउंड जो है बनाने की कोशिश करोगे तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो उस पर तो मिथेनॉल एक्सेस में दिया हुआ है तो फिर वापस से फिर से जुड़ जाएगा वो। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ऑक्जिलेट, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये ऑक्जिलेट ग्रुप सिस पोजीशन पर ही होंगे यहाँ पर, और ये क्लोरीन और ब्रोमीन सिस भी हो सकते हैं, ट्रांस भी हो सकते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट। जब ये सिस होंगे सारे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो टोटल इसमें 4 आ जाएंगे। अच्छा, जहां पर ये पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ m+½ हो इन द सबसेल हैविंग टोटल 3 नोड्स, तो टोटल 3 नोड्स किस किस में हो सकते हैं? 4s में, 4p में, 4d में, 4f में। तो इन सब में आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लो, उसका हाफ कर दो, तो वो आपका 16 आ जाएगा इसमें। हिंसबर्ग टेस्ट में ये बताया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन में 14 में कि कंपाउंड जो X है वो रिएक्शन करता है हिंसबर्ग रिएजेंट से, और जो प्रोडक्ट बनता है वो इनसॉल्यूबल है NaOH में, इसका मतलब वो सेकेंडरी एमीन है। और उसके बाद एक चीज और भी कह रहे हैं कि जो सॉलिड Y है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, यानी उसका बेसिक नेचर भी है। तो बेसिक नेचर होता है उसमें 3 डिग्री एमीन वाला पार्ट भी है, तो इसीलिए आपको ऐसा यहाँ पर स्ट्रक्चर देखना है इसमें 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों एमीन्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक आसान क्वेश्चन था, आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसमें आंसर डी आएगा। ये क्वेश्चन भी आसान था, इसमें आपको ये याद रखना है कि जो पेप्टाइड लिंकेज है वो 2 अमीनो एसिड के जुड़ने से जुड़ता है, तो यहाँ पर टोटल 3 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो 3 अमीनो एसिड हैं, इनमें से 2 अमीनो एसिड कायरल है, जैसे एक ये वाला कायरल है और एक ये वाला कायरल है, ये तो आपका कायरल है ही नहीं। तो 3 अमीनो एसिड में 2 कायरल अमीनो एसिड्स हैं, तो इसमें 2 कायरल सेंटर्स हैं और 2 ही पेप्टाइड लिंकेज है, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लुईस एसिड बेस रिएक्शंस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, एक वेकेंट ऑर्बिटल और एक लोन पेयर चाहिए, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। 17 में एक रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए इसको हम लुईस एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। नेक्स्ट 18 भी सिंपल मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन था, तो मोल कॉन्सेप्ट के बेस पे इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.37 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको NaOH कंपाउंड दिया हुआ है, इसका मतलब ऑक्साइड एसिडिक होना चाहिए, HCl में मतलब बेसिक होना चाहिए, और दोनों में है इसका मतलब एम्फोटेरिक होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप करोगे तो आपका आंसर बी आ जाएगा। ये 20 ये इस तरह के क्वेश्चन हम क्लास में काफ़ी करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड में पोजीशन 3 से अगर आप प्रोटॉन निकालोगे यहाँ से तो O- बनेगा, ये रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी जा सकता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए पोजीशन 3 वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होना चाहिए और एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ साथ में अल्फा पोजीशन पे CH3 भी होना चाहिए। तो अगर हम ये इसका देखें 4 ऑक्सो 2,2 डाइमिथाइल, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसलिए टोलेंस टेस्ट दे देगा, और ये वाला इस कीटो ग्रुप के अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है,
इसलिए ये वाला आपको आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे देगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। 22 बेसिक सिंपल एक इक्वेशन था जो नेक्स्ट इक्वेशन इसके बेस पे होता है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592 बाई एन लॉग ऑफ, अब आप कह सकते हो ये लॉग ऑफ 10⁻³ हो गया है। तो अब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो ये वैल्यूज आपकी इस तरह से आ जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सिग्निफिकेंट नंबर का भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन हाँ सिग्निफिकेंट नंबर जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है वो करना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 24 ये बेसिक क्वेश्चन था। अगर आप ब्यूटेनॉल लेंगे तो ब्यूटेनॉल में फिर यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 4 कार्बन आ जाएंगे, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए इसका 24 का आंसर बी नहीं हो सकता। ये थोड़ा मल्टी करेक्ट वाला था। तो अब इसमें आपको ये दिया हुआ है कि वाटर के वॉल्यूम गिवन है और NaCl और KCl का मास गिवन है। तो अगर इसका मास गिवन है तो आप वेपर डेंसिटीज कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का भी इक्वली वॉल्यूम है तो इक्वल मास ही होगा। लेकिन आप इनमें मोलारिटीज कंपेयर करने के लिए टू कंपेयर molarities in 1 and 2 mass of both our solution need to be known। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमको मास की, तो क्योंकि वॉल्यूम है तो मोलारिटी में वॉल्यूम चल जाएगी। मोलिलिटीज कैन बी कंपेयर्ड, क्योंकि इनमें एब्सोल्यूट मोलिलिटी नहीं पूछी है। मास अगर वॉल्यूम सेम है तो मास भी सेम होगा, इसलिए कंपेयर तो की जा सकती है। अच्छा, अगर 1 और 2 कंपेयर कर देंगे तो टोटल Cl माइनस साइन सम नहीं होंगे, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो इसलिए कंसंट्रेशन डबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान था। इसमें ओजोनोलिसिस के बाद में आपको एक डाई एसिड मिल रहा है, यानी कि आपका पाई बॉन्ड रिंग में है, और उस पाई बॉन्ड को अगर आप ब्रेक करोगे कुछ इस तरीके से 5 कार्बन आप ले लो, इसको साइक्लोपेंटीन जैसे आपने ले लिया तो डाई एसिड मिलेगा, और 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन ले लिया आपने तो एक एसिड एक कीटोन मिलेगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है इसमें, तो आप चेक करोगे तो बी और सी आ जाएगा। 17 में जो टेबल है वो आपको एक चीज़ बता रही है कि जैसे HCN में आपको ये बता रहा है कि यहाँ पर जो CN की जो बॉन्ड लेंथ आ रही है वो 117 के करीब आ रही है। तो ये आपको बता रहा है कि तो जो कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चर का वो किस तरफ जा रहा है वो आपको स्ट्रक्चर से मालूम चल सकता है। तो फॉर्मल चार्ज सल्फर पे आपको कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर 3 में 0 है, तो स्ट्रक्चर 3 में 0 नहीं है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ऑक्टेट एक्सटेंड हो गया यहाँ पे। तो डिग्री ऑफ कंट्रीब्यूशन इसमें सल्फर पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सल्फर का जो डबल बॉन्ड करेक्टर है और CN का जो डबल बॉन्ड करेक्टर है उससे हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमको वैल्यूज मालूम चल जाएगी ओवरऑल को कंट्रीब्यूशन किस तरफ जा रहा है। तो आप कंपेयर करोगे तो बी और सी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। स्टेबल हाइड्रेट्स भी हम काफ़ी डिस्कस करते हैं। ये निन हाइड्रीन है, इसका हाइड्रेट स्टेबल होता है, और जैसे क्लोरल होता है उस तरह का फ्लोरल हो गया, CF3 हो गया, दोनों साइड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इसका आंसर ए एंड सी होना चाहिए। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आप आसानी से कंपेयर कर सकते हो। आप इसको खाली रोटेट करके देख सकते हो, और क्योंकि डॉटेड का मतलब है कि बिलो द प्लेन है और डार्क लाइन का मतलब है कि टुवार्ड्स यू है, अवे फ्रॉम यू एंड टुवार्ड्स यू आप देख सकते हो। तो जैसे अगर आप इसको देखो, इसको तो आप सीधा सीधा देख सकते हो, पूरे मॉलिक्यूल को अगर आप 180 से रोटेट कर दोगे विद इन द प्लेन ऑफ पेपर तब भी आपको ये मिल जाएगा। और सी में आप क्या करो, पहले 90 से रोटेट करो, OH को ऊपर ले आओ और फिर फ्लिप कर दो 180 पे, तो आपको सी आंसर मिल जाएगा। 30 में ऑल दो आंसर इसमें हमने एच यूज किया है क्योंकि 2 and 4 ये कह रहे हैं कि एडियाबेटिक है, क्योंकि वहाँ पर हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम और सराउंडिंग ओनली 2 and 4 नो सॉरी 1 और 3 एडियाबेटिक है, 2 and 4 नहीं, तो आंसर इसका बी होना चाहिए, ए नहीं। तो ये मान रहे हैं क्योंकि 1 and 3 में हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग 2 and 4 में ही हो रहा है, तो ये जहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा वहाँ पर ये कह रहे हैं कि एंट्रोपी चेंज 0 होना चाहिए। हाल तो ये रिवर्सिबल लिखना चाहिए इसको।
अब ये भी जो वैल्यूज गिवन है उन वैल्यूज के बेस पर ही हम आंसर देख सकते हैं। तो जो वैल्यूज गिवन है उसके बेस पे आंसर ए एंड सी होना चाहिए। और बीटा कैरोटीन का ये थोड़ा फैक्चुअल है, और चूंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो जो फ्री रेडिकल्स है ऑक्सीजन का उसके साथ रिएक्शन करती है। तो सिंगलेट ऑक्सीजन का मतलब वही है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म में रिएक्शन करके ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करती है। और क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि बीटा कैरोटीन को यूज ही हम कर रहे हैं कलर्स देने के फॉर्म में पिगमेंट्स में, तो ये होना ही चाहिए इसका आंसर भी डी। तो हम 32 का आंसर बी एंड डी मान सकते हैं। तो चेक योर आंसर्स एंड सी कि क्या पॉसिबल मार्क्स आपको आ रहे हैं। जिन लोगों को नेक्स्ट ईयर की तैयारी करनी है वो भी इस पेपर को देख के अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।